हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जो चीज के लिए स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है पश्चिमी घाट या सह्याद्री। इससे पहले हम मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी कि विंध्याचल माउंटेन रेंज एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज को डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पश्चिमी घाट, या इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं सह्याद्री। पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं हम? सह्याद्री। अगर हम देखें भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तीन ओर उसके जल है और बाकी एक वो तिकोना इस तरीके से ट्राइंगल जैसा शेप रखता है। इसके जो है हमारे पास पश्चिम की ओर, इसके पश्चिम की ओर अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। पश्चिमी ओर अरब सागर स्थित होने के कारण इस वाले घाट को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। जो पश्चिम की ओर घाट स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। घाट का मतलब होता है ऊंचा स्थान, घाट का मतलब होता है ऊंचा स्थान। पश्चिमी घाट एक ऐसा घाट है जो दक्षिण भारत के अंदर लगभग सबसे ऊंचा घाट है, लगभग सबसे ऊंचा स्थान है। इसी की चोटियां हैं वही सबसे ऊंची चोटियां आपको मिलेंगी। तो हमारे पास क्या है? अरब सागर से सटा हुआ जो हिस्सा है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में पाया जाता है, उधर पाई जाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस घाट के नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये श्रृंखला हमारे पास ताप्ती नदी के मुहाने से, देखो यहाँ से ताप्ती नदी बहकर क्या रही होगी, ये ताप्ती नदी का मुहाना है। ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती के मुहाने से यानी कि जहाँ ताप्ती नदी अपने आप को जाकर के खत्म करती है, यहाँ आकर गिरती है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ पर ही गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा है। किसकी सीमा है? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा है। इस सीमा से ये पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र तक जाती है। तो कौन कौन से राज्यों में अगर हम इसका विस्तार देखते हैं तो कौन कौन से राज्यों में हो जाएगा? महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास गोवा, गोवा के बाद आ जाएगा हमारे पास केरल, गोवा के बाद आएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा केरल और केरल के बाद आ जाएगा हमारे पास तमिलनाडु। तो इन राज्यों में इसका विस्तार है। तो ये वाला आपको जो रेड कलर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जो मैंने ये बनाया है, ये पूरा का पूरा हमारा पश्चिमी घाट है। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? पश्चिमी घाट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो हमने पहले भी मिड इंडिया में देखा था, यहाँ पर हमारे पास थी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक उसके नीचे थी सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे आएगी आपके पास ग्वालीगढ़ रेंज। कौन सी रेंज? ग्वालीगढ़ रेंज, सतमाला और अजंता श्रेणी, सतमाला और अजंता श्रेणी। इसके साथ साथ कुछ इनकी छोटी छोटी ऊंची चोटियां जैसे पावागढ़ और मांडे, पावागढ़ और कौन सी है? मांडे। इसके बाद थोड़ा सा जब ज्यादा पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो गुजरात राज्य आ जाएगा। वहां हमको दो ऊंची चोटी मिलेंगी, एक मिलेगी गोरखनाथ और दूसरी मिलेगी सरकाला। गोरखनाथ और सरकाला गुजरात की ऊंची चोटियां हैं। ठीक इसके नीचे से इसकी सीमा से स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला, ये वाली माउंटेन रेंज। इस वाली माउंटेन रेंज में किससे ठीक थोड़ी सी सटी हुई जो श्रेणी है, एक तो बालाघाट रेंज, ये थोड़ी अंदर तक आती है, बालाघाट रेंज, और दूसरी श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, और दूसरी कौन सी है? बालाघाट रेंज। इनके ठीक समीप स्थित ये महाराष्ट्र में जगह स्थित है, इसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। कलसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई, कलसूबाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन से? कलसूबाई ऊंची चोटी है। ठीक थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं तो एक स्थान आता है महाराष्ट्र के अंदर, त्र्यंबकेश्वर। कौन सा स्थान आता है? त्र्यंबकेश्वर। यहाँ भी कुछ पहाड़ी हिस्सा है जो कि पश्चिमी घाट का ही पहाड़ी हिस्सा है। यहाँ पर बरसात होती है तो यहाँ से एक बड़ी नदी का उद्गम होता है जो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो त्र्यंबकेश्वर से हमारे पास गोदावरी नदी निकलती है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमारे पास स्थान आता है महाबलेश्वर।
कौन सा स्थान आता है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से हमारे पास कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। फिर महाराष्ट्र के ही एक जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी की पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जहां पर हमारे पास ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी लगाई जा रही है। ऑयल फिल्ट्रेशन की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी कहाँ लगाई जा रही है? रत्नागिरी में। तो ये भी कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक, जब नीचे चले जाते हैं, ये महाराष्ट्र का हिस्सा खत्म होता है, महाराष्ट्र के ठीक जैसे ही नीचे जाते हैं तो हमारे पास जो हिस्सा आता है वो आता है कर्नाटक का। कौन सा राज्य आ गया? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है, राजधानी बेंगलोर है। यहाँ पर आपको मिलेंगी बाबा बोदन की पहाड़ियां। बाबा बोदन की पहाड़ियां, और बाबा बोदन की पहाड़ियों में मुल्यानगिरी है। एक जगह का नाम क्या, एक पहाड़ी का नाम क्या है? मुल्यानगिरी। ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। मुल्यानगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कर्नाटक की। अगर महाराष्ट्र की कोई पूछ लेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो कलसुबाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कलसुबाई हो जाएगी। तो कर्नाटक की जो हमारे पास बाबा बोदन की पहाड़ियां हैं, इस चिकमंगलूर जिले में है। कौन से जिले में है? चिकमंगलूर जिले में है। चिकमंगलूर जिले में है। चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक, नीचे चलते हैं तो हमारे पास आएंगी कुद्रेमुख पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आएंगी? कुद्रेमुख, जो भी इसका भाग है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इसके धारवाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? धारवाड़ जिले में स्थित है, जहां पर कोलार और हट्टी दो प्रसिद्ध सोने की खाने स्थित हैं। कोलार और हट्टी सोने और चांदी की प्रसिद्ध खाने हैं जो धारवाड़ जिले में स्थित हैं और कुद्रेमुख पहाड़ी पर स्थित हैं। तो कुद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। धारवाड़ जिले में। कोलार हट्टी की खान कहाँ पर है? कुद्रेमुख में है। जबकि कर्नाटक की मुल्यानगिरी यानी कि बाबा बोदन की पहाड़ी चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कर्नाटक की पहाड़ियों की। जैसे ये पहाड़ी नीचे की तरफ जाती है, जैसे ये पहाड़ी नीचे की तरफ जाती है तो कर्नाटक में ही एक इसकी रेंज पड़ती है ब्रह्मगिरी। कौन सी रेंज पड़ती है इसकी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी रेंज से कावेरी नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। फिर ये पर्वत श्रृंखला आगे की ओर बढ़ जाती है, दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। तो आप इसके देखिए, इस तरफ से आ रहा होगा, पूर्वी घाट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? पश्चिमी घाट आ रहा है। यहाँ जाकर के एक पर्वत श्रृंखला इनके लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इस तरीके से, जो इन दोनों को मिलाने का काम करती है। उसको हम नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों का मतलब नीले रंग की, गिरी माने पहाड़ी, नीले रंग की पहाड़ी बोलते हैं। इनका रंग नीला होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को या मिलने वाली पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां आपके कर्नाटक, आपके जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल क्षेत्र में फैली हुई है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेटा। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, दोद्दा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोद्दा बेटा है। ठीक, जब नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ से केरल के अंदर एक रेंज शुरू हो जाती है जिसका नाम है अन्नामलाई रेंज। क्या नाम है इसका? अन्नामलाई रेंज। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अन्नामलाई रेंज केरल में है। अन्नामलाई रेंज कहाँ पर है? केरल में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। कई बार पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई का भाग है। जो किसका भाग है? अन्नामलाई का भाग है, और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। जबकि दोद्दा बेटा की ऊंचाई 2636 मीटर है। दोद्दा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर है। अनाईमुदी के ठीक दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिण की ओर जाने पर हमको मिलेंगी कार्डामम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? कार्डामम की पहाड़ियां। कार्डामम की पहाड़ियों को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की खेती अधिक होने के कारण इन पहाड़ियों का नाम इलायची पहाड़ियां भी है। ये केरल क्षेत्र में फैली हुई है। केरल मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मसालों में भी लौंग और इलायची की खेती या उत्पादन इस राज्य में प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि इलायची कार्डामम की पहाड़ी के क्षेत्र में होता है, जिससे इन पहाड़ियों का नाम इलायची पहाड़ी पड़ गया है।
ठीक नीचे बढ़ते हैं तो ठीक इसके दक्षिण में महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। तो ये हमने मुख्य मुख्य जो है पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटियों के नाम यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से ये फैली हुई हैं। थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं तो देखिए सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, किस तरीके से हमारे पास इंडिया के लिए रोल प्ले करती हैं, तो समझते हैं जरा। हमारे पास ये अरब सागर का तल है, ये अरब सागर का तल है। जब इनकी उत्पत्ति हुई होगी तो हमारे पास जो गोंडवाना लैंड की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराई होगी तो बीच में एक घाटी बन गई। ये कौन सी घाटी बन गई? भ्रंश घाटी बन गई। यहाँ पर हमारे पास दक्कन का पठार था। कौन सा पठार था? दक्कन पठार था। दक्कन पठार सॉलिड होने के कारण ऐसे ही स्थिति में रहा। दक्कन पठार सॉलिड होने के कारण ऐसे ही स्थिति में रहा, पर पीछे वाला हिस्सा जैसे इससे टकराया वो थोड़ा ऊंचा उठ गया। ऊंचा उठेगा नहीं, जब आगे वाली चीज ठोस है तो पीछे वाली चीज कैसी उठ जाएगी? थोड़ी ऊंची उठ जाएगी। इस ऊंचे उठे हुए भाग को ही हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इस ऊंचे उठे हुए भाग को ही हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखो, ये प्लेन अरब सागर का तल, यहाँ से ऊंचा उठा हुआ भाग, ये हमारे पास पश्चिमी घाट आ गया। पश्चिमी घाट के बाद ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन पठार। दक्कन पठार के बाद थोड़ा सा तल ये नीचे आ जाएगा, फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास पूर्वी घाट। तो अगर आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखें, अगर उसके बॉटम व्यू से देखने की कोशिश करें तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा? ये अरब सागर का तल है। ये कौन सा तल है? अरब सागर का तल मिलेगा आपको। फिर आपको मिलेगा ये पश्चिमी घाट ऊंचा देखने को। फिर आपको ये पठारी भाग मिलेगा दक्कन का पठार वाला। फिर थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ थोड़ा मैदानी हिस्सा मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? पूर्वी घाट मिल जाएगा, यानी कि थोड़ा इससे ऊंचाई में कम है और जो भारत के कौन से किनारे पर स्थित है? पूरब के किनारे पर स्थित है। अब होगा क्या? ऐसे साइक्लोन्स, ऐसे चक्रवात, ऐसे तूफान जो समुद्र की ओर अरब सागर से आ रहे होंगे, तो पश्चिमी घाट उनको भारत के अंदर एंट्री नहीं होने देगा, उनको रोक लेगा, वहीं रोक लेगा, और रोकने के बाद उनको भारत में नहीं आने देगा। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये हमारे पास भारत को अरब सागर से आने वाले साइक्लोन से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज, इस पहाड़ी की ऊंचाई ऐसी है तो अरब सागर से जो मानसून आएगा वो यहाँ पर बरसात करेगा। देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर बरसात करेगा। यहाँ से कुछ नदियां उत्पन्न होंगी, ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहेंगी, जैसे मांडवी नदी है, पेरियार नदी है। ये नदियां कहाँ की ओर बहेंगी? पश्चिम की ओर बहेंगी। छोटी होंगी, लंबाई में कैसी होंगी? छोटी होंगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर तीव्र ढाल है, नदी एकदम बहेगी और बह करके क्या हो जाएगी? तुरंत समुद्र में मिल जाएगी। तो लंबाई कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसी कारण से पश्चिमी घाट से शुरू होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि जो मानसून आपका बंगाल की खाड़ी से आके इधर टकरा करके इससे बरसात करेगा, इस क्षेत्र में बरसात करेगा, वो नदियां यहाँ से ये निकलेंगी, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। ये नदियां अपेक्षाकृत लंबाई में बड़ी होंगी और ये हमारे पास कहाँ जाके विलय हो जाएंगे? हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के खत्म हो जाएंगी। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जबकि आपके पास मैंने बताया मांडवी नदी और पेरियार नदी छोटी होंगी अपेक्षाकृत, जो पश्चिमी घाट में जाकर खत्म हो जाएंगी। तो मानसूनी हिसाब से भी आपने देख लिया कि इस वाले क्षेत्र में नदियां और झरने आपको थोड़े छोटे मिलेंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम इसको, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, समुद्र तल से मिला हुआ हिस्सा है। नदियां जब तुरंत खत्म हो जाएंगी तो समुद्र की लहरें उनके लाए हुए अपक्षेप को वापस पीछे की ओर धकेल देंगी, पीछे की ओर धक्का दे देंगी। तो ये वाला हिस्सा वहां आकर के अपक्षेप के रूप में जम जाएगा, जिसको हम पश्चिमी घाट का कोस्टल रेंज के नाम से जानते हैं, या अपतटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? अपतटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अपतटीय क्षेत्र किसका? पश्चिमी घाट का अपतटीय क्षेत्र। कैसे बना? यहाँ से नदियों के द्वारा लाया गया अपक्षेप जो समुद्र में मिलने वाला था, समुद्र ने उसे वापस धकेल दिया और वो यहाँ करके जम गया, तो ये तटीय मैदान हमको मिल गया और इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। तो कोंकण तट अपतटीय क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ है, जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों द्वारा दक्कन के पठार से अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला जो एरिया मिल जाएगा, ये आपके पास मिल जाएगा अपतटीय क्षेत्र। ये कौन सा मिल जाएगा?
अपतटीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेन या अपतटीय मैदान, अपतटीय मैदान। ठीक है, तो हमारे पास अरब सागर, अपतटीय मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार और फिर पूर्वी घाट मिलेगा। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर निकल करके आएगी। ठीक है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने 2012 में, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने 2012 में इसके 39 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिमी घाट पर जलवायु अनुकूलन के कारण विश्व में लगभग 8वें नंबर पर जैव विविधता पाई जाती है, विश्व में लगभग 8वें नंबर पर जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के हिसाब से बहुत अधिक परिपूर्ण है, बहुत अधिक अच्छा है। यहाँ की ही शांत घाटी जो केरल में स्थित है, जो कि केरल में स्थित है, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। शांत घाटी, साइलेंट वैली ऑफ केरल है ना, साइलेंट वैली ऑफ केरला कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, इसी से सटी हुई एक ये हमारे पास वेम्बनाड झील पड़ती है। वैसे झीलों में ये बताया जाएगा, ये झील नौकायन के लिए प्रसिद्ध है केरल में। इसके चारों ओर के क्षेत्र में ही ये शांत घाटी का क्षेत्र फैला हुआ है, इस कारण मैंने यहाँ पर इसको बना करके आपको दिखा दिया है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, जो कि नौकायन प्रतियोगिता के लिए फेमस है, और ये एक हमारे पास लैगून टाइप की झील है। लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र का पानी तटीय क्षेत्र में आकर के भर जाता, वापस नहीं जा पाता, तो वहां एक झील बन जाती है। समुद्र का पानी आया, इधर टकराया, इधर भर गया, वापस नहीं गया, ये झील बन गई, लैगून झील हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनकी कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, वहां से कौन सी नदी निकली और उनका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, उनका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इसी वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है पर इंफॉर्मेटिव डेटा है, आपको रिवाइंड करके इसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।